इमरजेंसी प्रोविजन। आपातकाल। के स्वरूप। इमरजेंसी प्रोविजन आपातकाल के स्वरूप। कितने टाइप की ये होती है, कैसे लगाई जाती है, क्या ग्राउंड होता है? पहली। पहली होती है या पहला होता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल। एक टाइप की इमरजेंसी तो ये है। दूसरी, दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। तो संविधान में तीन तरीके की इमरजेंसी का प्रावधान है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। जब पैसे की साख देश में कम हो जाए तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा, इनके अनुच्छेद कौन से हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल ये 352 में 352, और राष्ट्रपति शासन 356। ये अनुच्छेद 356 और ये है 360। अनुच्छेद 360। 356। हाँ, 356, 352 और ये 360। और आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं। जर्मनी से। अब ये एक ही बार में तीनों हो जाएंगे। अच्छा, एक काम करते हैं कि इनकी ग्राउंड क्या है, कि किस प्रकार से इमरजेंसी लगती है, कौन लगाता है, कौन हटाता है, या किसकी अनुशंसा या सिफारिश पर ये लगाई जाती हैं। तो एक काम करते हैं, पहले लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को और इनको बाद में रखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल। तो पहला तो इसमें ये देखना है कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल का ग्राउंड क्या है, किस स्थिति में ये लगाया जाता है, इसका ग्राउंड क्या है।
राष्ट्रीय आपातकाल का ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब ये है कि कौन लगाता है, कैसे लगाता है, कोई स्पेशल आदमी लगाता है या किसी का समर्थन होता है इसको लगाने में, प्रधानमंत्री स्पेशल लगाता है या मंत्रिमंडल का सहयोग होता है। एक बात इसमें ये और याद रखनी है कि 44वां संशोधन जो 1978 में हुआ था उसके द्वारा इमरजेंसी में कुछ प्रावधान कर दिए गए थे। तो पहले क्या थे और अब क्या है? तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल का ग्राउंड क्या है, इसको कौन लगाता है, कौन लगाता है, पहला क्वेश्चन। एक काम कर लेते हैं कि कौन लगाता है, एक तो 44वें संशोधन से पहले यानी कि 1978 से पहले देख लेते हैं कि क्या स्थिति होती थी लगाने की, और एक 1978 के बाद देख लेते हैं क्या स्थिति होती है लगाने की। तो 44वां संशोधन 1978 ये जनता दल ने किया था, प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो एक तो 44वें संशोधन से पहले का देख लेते हैं कि 44वें संशोधन से पहले क्या स्थिति थी। ये पहले 44वें संशोधन से पहले कि पहले कैसे लगाया जाता था और अब कैसे लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल, और ये अब की है यानी कि अब कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले कौन लगाता है, इसी का आंसर। तो पहले वाले केस में प्रधानमंत्री लगा देता था, पहले प्रधानमंत्री अपने आप लगा देता था, लगा देता था। और अब क्या सिस्टम कर दिया है, अब ये सिस्टम कर दिया है कि पहले तो प्रधानमंत्री स्पेशल ही लगा देता था, किसी का सहयोग इसमें नहीं होता था, लेकिन जब से 44वां संशोधन लागू कर दिया है तब से सिस्टम ये कर दिया है कि प्रधानमंत्री के साथ में मंत्रिमंडल यानी कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री साथ में रहेगी, तब जाकर के राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा। तो अब क्या हो गया है, अब प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल लगाता है। तो एक पॉइंट तो ये हो जाएगा कि भाई 44वें संशोधन से पहले प्रधानमंत्री अपने आप लगा देता था और उसमें मिनिस्ट्री की कोई उसको सहायता नहीं होती थी, और अब 1978 से ये कर दिया है कि प्रधानमंत्री और उसके साथ में मंत्रिमंडल की सलाह भी नेशनल इमरजेंसी को लगाने में होनी चाहिए। दूसरा ग्राउंड क्या है कि भाई और क्या होना चाहिए था, और दूसरा ये होता है कि पहले जब इमरजेंसी लाई जाती थी तो कैसे बहुमत से पास किया जाता था, और 44वें संशोधन के द्वारा कैसे बदल दिया गया है। तो पहले आपातकाल का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होता था, साधारण बहुमत
बहुमत से पास माना जाता था। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है? यानी कि जो उस समय पर संसद चल रही है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में उपस्थित सदस्य हैं, तो जितने प्रेजेंट में उपस्थित हैं उनका आधा प्लस में 1, ये साधारण बहुमत का आंकड़ा है। तो साधारण बहुमत का आंकड़ा क्या होता है कि प्रेजेंट में उपस्थित सदस्य, प्रेजेंट में उपस्थित सदस्य का आधा, यानी कि 100 सदस्य आए हैं तो 100 का आधा 50 प्लस 1, यानी कि इतने ने पास कर दिया, तो इमरजेंसी लग जाती थी इतने पर पहले। और अब क्या सिस्टम कर दिया है, अब ये बहुमत चेंज कर दिया 44वें संशोधन के द्वारा। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा फिर, तो दूसरा पॉइंट इसमें हो जाएगा कि अब आपातकाल का प्रस्ताव स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, होना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत क्या होता है, यानी कि ये होता है टोटल सदस्य, टोटल का 2/3, यानी कि जितने सदस्य हैं, अब कितने लोकसभा में 543, तो 543 का 2/3 जितना हो जाएगा उसको बोलते हैं विशेष बहुमत। और 543 का 2/3, यानी कि इतने जो मेंबर आएंगे, इतने मेंबर ने पास कर दिया लोकसभा से, तो उसको स्पेशल मेजोरिटी बोला जाएगा और इमरजेंसी लागू हो जाएगी इससे। तो और क्या हो सकता है कि तीसरा पॉइंट भाई, और ये होना चाहिए कि पहले जब इमरजेंसी लगती थी, पहले जब इमरजेंसी लगती थी तो थोड़ा सा सिस्टम अलग होता था। तीसरा क्या पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि पहले इमरजेंसी एक बार में, इन एक बार में अनिश्चित काल के लिए, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं थी टाइम की, एक बार में मन करे इतना समय के लिए रख देते थे कि भाई ये कितना भी चल सकती है। तो पहले इमरजेंसी एक बार अनिश्चित काल के लिए लग जाती थी, अनिश्चित काल में, अनिश्चित काल के लिए लग जाती थी। तो पहले तो साधारण बहुमत से एक ही बार में अनिश्चित काल के लिए लगा देते थे और बीच में प्रस्ताव लाने का या ले जाने का कोई झंझट नहीं होता था। प्रधानमंत्री होता था अकेला, साधारण बहुमत से पास करा देता था और एक बार में अनिश्चित काल के लिए वो लग जाती थी। और जब से 44वां संशोधन किया है तो कुछ कठिनाइयां इसमें बढ़ा दी गई हैं। प्रधानमंत्री था वहां, और यहाँ क्या कर दिया है, साथ में मंत्रिमंडल ऐड कर दिया गया है 44वें के द्वारा।
पहले साधारण बहुमत से पास होता था, ये बहुत आसान था पास करना। अब स्पेशल मेजोरिटी कर दिया, यानी कि टोटल का 2/3 से पास होना चाहिए। और यही राष्ट्रपति का महाभियोग का बहुमत होता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए कैसा बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, टोटल का 2/3 लोकसभा और राज्यसभा से। तो अब क्या कर दिया है कि भाई पहले तो अनिश्चित काल के लिए लग जाती थी, अब क्या कर दिया है, अब तीसरा पॉइंट ये है इसमें, अब एक बार में 6 माह के लिए लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि ऐसा है कि एक बार प्रस्ताव आ गया सदन में और एक बार पास हो जाएगा तो वो फिर वो 6 महीने के लिए चलेगी, और जैसे 6 महीने पूरे हो जाएंगे ना, तो 6 महीने के बाद फिर दोबारा से प्रस्ताव लाना पड़ेगा इमरजेंसी को आगे बढ़ाने के लिए। और वहां कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं थी, एक ही बार में जितना चाहे उतना खींच सकते थे, और यहाँ एक बार में 6 माह के लिए लगेगी। जैसे ही 6 माह पूरे होंगे उसके बाद दोबारा से प्रस्ताव लाना पड़ेगा और फिर 6 माह के लिए बढ़ जाएगी। तो 6-6 माह करके अनिश्चित समय तक इसको बढ़ा सकते हैं, 6-6 माह करके अनिश्चित समय के लिए बढ़ा सकते हैं। इसी पॉइंट में 6-6 माह करके 6-6 माह करके अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तीसरा पॉइंट तो ये क्लियर हो जाएगा। और क्या होना चाहिए भाई, ये अनिश्चित काल के लिए लग जाएगा और ये 6-6 महीने करके आप उनको बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट कि एक बार में अनिश्चित काल के लिए लग जाती है। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या रहेगा, पहले वो अकेला होता था, साधारण बहुमत था, इमरजेंसी अनिश्चित काल के लिए लग जाती थी। इससे आगे चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि इमरजेंसी के लिए इमरजेंसी लगाने के लिए पहले वाली कंडीशन क्या थी कि प्रधानमंत्री सिफारिश करता था, प्रधानमंत्री सिफारिश करता था राष्ट्रपति से, कि पहले क्या था इमरजेंसी लगाने के लिए कि प्रधानमंत्री सिफारिश करता था राष्ट्रपति के लिए, और फिर राष्ट्रपति, जब प्रधानमंत्री सिफारिश करता था तो राष्ट्रपति 2 माह के लिए लगा देता था। वही इमरजेंसी लानी है, पहले सिस्टम ये था कि प्रधानमंत्री सिफारिश करता किससे, राष्ट्रपति से, और फिर राष्ट्रपति
2 माह के लिए इमरजेंसी को लगा देता है कि 2 माह ये अब फिलहाल में रहेगी। उसके बाद में प्रस्ताव को ला करके फिर ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दी जाती है। और बहुमत कैसा चाहिए इसके लिए? ये था तुम्हारा बहुमत कैसा आया? साधारण बहुमत। सिंपल मेजोरिटी। और इधर क्या रहेगा ये चौथा पॉइंट? चौथा पॉइंट ये है कि प्रधानमंत्री तो रहेगा ही रहेगा, प्लस में मंत्रिमंडल सिफारिश करेंगे, सिफारिश करेंगे। किससे करेंगे? राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे और फिर राष्ट्रपति इसको पहले 2 माह के लिए लगाता था, और जब से 44वां संशोधन कर दिया है तो पहले 1 माह के लिए लगाता है, और इधर 2 माह था। तो राष्ट्रपति आफ्टर अनाउंसमेंट, आफ्टर अनाउंसमेंट 1 माह के लिए, 1 माह के लिए लगाता है। तो ये हैं आपके नेशनल इमरजेंसी को लगाने के भाई कैसे लगती है। और फिर सबसे जो मेन प्रश्न है कि भाई ये लगाई क्यों जाती है, क्या पॉइंट्स इसके होते हैं, क्या कारण है लगाने का? तो लगाने के 3 कारण हैं इसके, इमरजेंसी लगाने के 3 कारण। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कारण। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कारण कि भाई ये क्यों लगाई जाती है। तो एक काम करते हैं, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं कि भाई ये क्यों लगाई जाती है। तो पहला पॉइंट्स, जब देश पर बाह्य आक्रमण, जब देश पर बाह्य आक्रमण का संदेह हो, यानी कि डाउट हो। तो एक पॉइंट तो ये है कि जो दूसरा देश युद्ध के मूड में हो कि भाई वो हमला करना चाहता है, तो एक पॉइंट तो ये है लगाने का, तब भी इमरजेंसी लगती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब देश का किसी से युद्ध चल रहा हो, युद्ध बेसिस पर,
युद्ध चल रहा हो। तो एक पॉइंट तो है डाउट वाला कि भाई ये डाउट बेस पर लगाई जाती है देश के द्वारा, और दूसरा पॉइंट क्या है, युद्ध के बेसिस पर लगाई जाती है कि जब युद्ध चल रहा हो। तीसरा तीसरा पॉइंट ये है कि जब देश में आंतरिक व्यवस्था भंग हो जाए, जब देश में आंतरिक व्यवस्था भंग हो जाए, तो कुल मिलाकर ये 3 पॉइंट्स कहते हैं कि भाई नेशनल इमरजेंसी इन पॉइंट्स के आधार पर लगाई जा सकती है कि डाउट हो, देश को संदेह हो कि भाई दूसरा देश बाह्य आक्रमण के मूड में हो। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब देश का किसी देश के साथ में युद्ध चल रहा हो, तो उस वाली कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। और तीसरा ये है कि जब देश में ही आंतरिक कंडीशन ठीक ना रहे, शासन व्यवस्था ठीक तरीके से ना चले, तो उस कंडीशन में आंतरिक व्यवस्था वाली जो कंडीशन है, यानी कि आंतरिक व्यवस्था, तो ये 3 पॉइंट्स कहते हैं कि भाई नेशनल इमरजेंसी इन बेसिस पर लगाई जा सकती है। इसमें एक सिस्टम ये चेंज करना है कि जो ये आंतरिक अशांति बोलते हैं इसको, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, तो तीसरा ग्रांड क्या है, आंतरिक अशांति। चेंजमेंट ये करना है इसमें 44वें संशोधन के द्वारा कि जो ये आंतरिक अशांति शब्द है, ये 44वें संशोधन के द्वारा चेंज कर दिया गया है। अब इसको सशस्त्र विद्रोह बोलते हैं, आर्म रेवेलियन। तो आंतरिक अशांति शब्द जो हटा दिया गया है, आंतरिक अशांति शब्द को, आंतरिक अशांति शब्द को 44वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, या फिर हटाकर इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। सशस्त्र विद्रोह, विद्रोह कर दिया गया है। तो पहले जो आंतरिक अशांति हुआ करता था वो चेंज करके 44वें के द्वारा सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवेलियन, ये 44वें संशोधन के द्वारा कर दिया तुम्हारा सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिवेलियन। तो ये
3 पॉइंट्स कहते हैं कि भाई इमरजेंसी इस कंडीशन में देश में लगाई जा सकती है। अब एक काम करते हैं कि जो ये आंतरिक अशांति है एक बार लग चुकी है, ये इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी। तो आंतरिक अशांति के आधार पर इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर 25 जून 1975 इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर, यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर एक बार इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी 25 जून 1975 को, जिसमें ज्यादातर लीडर्स जो थे उनको जेल में डलवा दिया गया था इसी के द्वारा। इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आंतरिक अशांति के आधार पर जनता दल के या फिर और दूसरी पार्टियों के जो नेता थे उनको जेल में डलवा दिया गया था। तो ये लगाई गई थी 25 जून 1975 तक, और ये जो चली थी ये 1977 तक चली थी तक। और प्राइम मिनिस्टर कौन था इस टाइम पर? प्राइम मिनिस्टर तो ये थी इंदिरा गांधी, आयरन लेडी। इंदिरा गांधी आयरन लेडी। तो 25 जून 1975 को लगाई थी और ये 77 तक चली थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति कौन था? राष्ट्रपति ये था फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। तो ये है नेशनल इमरजेंसी के लगाने के कारण या कैसे लगाई जाती है, और 44वें संशोधन से पहले क्या रूल थे और 44वें के बाद क्या कर दिए गए हैं, और ये इमरजेंसी लगाने के कारण हैं कि भाई क्यों लगाई जाती है। एक इमरजेंसी लगाई गई थी 25 जून 1975 को, और इससे पहले 2 बार और लगा दी गई है। एक तो 62 वाला चीन युद्ध में और एक 71 वाले पाकिस्तान युद्ध में। 2 इमरजेंसी और लगाई गई हैं। तो पहली तो यही हो जाएगी। दूसरी ये तो है पहली। दूसरी हालांकि ये तीसरी लगानी चाहिए थी क्योंकि बाद में लगी थी ना सबसे। तो जो थी वो लगी थी 1962 में। 1962 में चीन युद्ध के दौरान। चीन युद्ध के दौरान चीन युद्ध के दौरान। दूसरी प्राइम मिनिस्टर कौन था इस समय पर? प्राइम मिनिस्टर
और राष्ट्रपति कौन था? कि राष्ट्रपति कौन था? तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सबसे पहले लगाई गई थी 1962 चीन युद्ध के दौरान। और जो तीसरी वाली थी, हालांकि तीसरी वाली तो 1975 वाली थी जो लास्ट में लगी थी, तो वो थी तुम्हारी 1971 पाकिस्तान युद्ध। पाक युद्ध के दौरान। तो पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाई गई थी, ये लगाई गई थी 1971 में। तो प्राइम मिनिस्टर कौन था इस समय पर? प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट कौन था? तो प्राइम मिनिस्टर तो थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी। और प्रेसिडेंट थे वी गिरी। वी गिरी। वी गिरी। तो ये इमरजेंसी 3 बार लगाई गई है अभी तक। अब एक काम ये करते हैं कि भाई ये तो हो गया कि इमरजेंसी कब कब लगाई गई है और भाई क्या ग्राउंड होते हैं इसके लगाने के। अब एक काम ये करते हैं कि इमरजेंसी हटाई कैसे जाती है, कि क्या पॉइंट्स होते हैं इमरजेंसी हटाने के लिए। अब ये पॉइंट्स तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे लगाई जाती है, ये कारण है और ये ग्राउंड है लगाने की, कैसे लगाई जाती है और कितनी बार लगी है। अब इससे पलट करके दूसरे तरीके से कहेंगे इसको कि हटती कैसे है ये इमरजेंसी को हटाने के प्रावधान। इससे पहले एक चीज और रह गई है ये, कि कि जब देश में इमरजेंसी, तो इमरजेंसी ग्राउंड क्या थे? एक तो बाह्य आक्रमण पर, यानी कि जो संदेह या डाउट के बेसिस पर बताई थी, और दूसरी युद्ध वाले बेस पर बताई थी। तो जब इमरजेंसी बाह्य आक्रमण के आधार पर हो या युद्ध के आधार पर हो, तो कौन सी कंडीशंस फंडामेंटल राइट्स में उनका चेंजमेंट हो जाता है। और 44वें संशोधन के द्वारा इस वाले पॉइंट में क्या परिवर्तन किया गया था, कि जब देश में इमरजेंसी एक तो बाह्य आक्रमण के आधार पर हो, बाह्य आक्रमण के आधार पर हो, या युद्ध के आधार पर हो। यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी एक तो बाह्य आक्रमण के आधार पर हो
या फिर युद्ध के आधार पर हो तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं 19 में, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, उनका खात्मा हो जाता है, यानी कि वो ऑटोमेटिक ही कैंसिल हो जाते हैं। कब? कि जब ये तुम्हारा एक तो बाह्य आक्रमण पर इमरजेंसी लगी हुई हो या फिर एक युद्ध के आधार पर हो। तो युद्ध के आधार पर, कि जब देश में इमरजेंसी बाह्य आक्रमण के आधार पर हो या युद्ध के आधार पर हो, जब अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। यानी कि जब दो बेसिस पर हो, इसमें सशस्त्र विद्रोह या आर्म रिवेलियन वाली कंडीशन ऐड नहीं की गई है कि जब आंतरिक अशांति जो पहले हुआ करती थी और बाद में ये सशस्त्र विद्रोह आर्म रिवेलियन कर दिया गया है, तो आर्म रिवेलियन के आधार पर जब देश में इमरजेंसी है तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं कर सकते। तो दूसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट 2, जब इमरजेंसी जब इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह आर्म रिवेलियन के आधार पर है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। जब नहीं होगा? जब आर्म रिवेलियन के आधार पर हो तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, जब तीसरा पॉइंट ये है कि जब इमरजेंसी एक तो बाह्य आक्रमण के आधार पर हो या फिर युद्ध के आधार पर हो, तो ऐसी कंडीशन में जब 352 लगता है, यानी कि 352 जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और इन दोनों बेसिस पर लगाया गया हो, तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। और 358 क्या बोलता है? 358 ये बोलता है कि जब बाह्य आक्रमण के आधार पर हो या युद्ध के आधार पर हो तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। ये 358 बोलता है इस बात को। आर्टिकल 358, अनुच्छेद 358, 358 कहता है जब इमरजेंसी बाह्य आक्रमण या युद्ध हो तो आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा, सस्पेंड होगा। और आर्टिकल 359, अनुच्छेद 359, 359 बोलता है कि जब
अनाउंसमेंट कर दी राष्ट्रपति ने कि भाई जो 19 आर्टिकल है वो आपका सस्पेंड होगा। यानी कि ये कहता है जब राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के अनाउंसमेंट 358 के आधार पर 359 लागू हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों आर्टिकल ये एक दूसरे के लागू हो जाता है और आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड हो जाता है। लेकिन जब 44वां संशोधन मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था तो उसमें यह व्यवस्था कर दी गई थी कि जब जो इमरजेंसी लगी है तो उस केस में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। 44वें के द्वारा चेंजमेंट ये कर दिया गया कि भाई वहां तो पूरे के पूरे जो मूल अधिकार हैं 19 वाले वो सब खत्म हो जाते थे, लेकिन इसके बाद में चेंजमेंट ये कर दिया कि 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो 44वें संशोधन के द्वारा 44वां संशोधन 5वां पॉइंट 44वां संशोधन के द्वारा परिवर्तन में आर्टिकल 20 एंड 21 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। ये चेंजमेंट कर दिया था कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है कि भाई 19 वाला आर्टिकल तो अलग है, वो तो कोई सी भी कंडीशन हो, दो वाली जो पहली दो मैंने बताई थी आर्म रिबेलियन को छोड़कर वो तो अब भी सस्पेंड होंगी, लेकिन 20 और 21 अब सस्पेंड नहीं होगा। भाई 19 वाली तो जो बाह्य आक्रमण और जो दूसरा वाला है युद्ध के आधार पर इमरजेंसी लगती है तो 19 तो अब भी सस्पेंड होगा, लेकिन अब चेंजमेंट ये कर दिया है 44वें के द्वारा कि 20 21 19 तो सस्पेंड होगा, लेकिन उसके बाद में 19 सस्पेंड नहीं होगा, सॉरी 19 सस्पेंड नहीं होगा, जो बाकी वो सस्पेंड हो जाएंगे। लेकिन परिवर्तन में ये कर दिया कि 44वें के द्वारा परिवर्तन में आर्टिकल और 20 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये है नेशनल इमरजेंसी के एक काम ये और करते हैं इसमें, अब ये फिर लगभग लगभग कंप्लीट सही हो जाएगा। एक काम ये करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी लास्ट पॉइंट ये रह गया कि भाई अब हटते कैसी है, नेशनल इमरजेंसी कैसे हटती है।
इमरजेंसी कैसे हटती है। कि इमरजेंसी कैसे हटती है। भाई लगा तो दी, फिर हटानी भी तो है, ये तो कैसे हटेगी। तो पहला पॉइंट कि इमरजेंसी कैसे हटती है, तो एक पॉइंट तो ये है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से डायरेक्ट जाकर के कहते हैं कि भाई नेशनल इमरजेंसी को हटाया जाए। एक पॉइंट तो ये है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल डायरेक्ट जाकर राष्ट्रपति को बोल दें वापस लेने के लिए। तो एक तो ये हो जाएगा कि प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल जाकर के राष्ट्रपति को बोल दें डायरेक्ट वापस लेने के लिए। दूसरा ये होगा कि लोकसभा लोकसभा बहुमत के द्वारा ये पारित कर दे कि हम नेशनल इमरजेंसी को वापस ले रहे हैं। पहला, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल डायरेक्ट जाकर के राष्ट्रपति से बोल दे कि हम नेशनल इमरजेंसी वापस ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि लोकसभा बहुमत से ये पारित कर दे सदन में कि इमरजेंसी का जो प्रस्ताव आया है इसको हम वापस ले रहे हैं, कि इमरजेंसी को हम हटाने जा रहे हैं, तो लोकसभा में बहुमत से पास कर दे। तीसरा ये है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य, लोकसभा के 1/10 सदस्य नोटिस दे दें। किसको नोटिस दें? या तो लोकसभा अध्यक्ष को या राष्ट्रपति को। भाई जब 1/10 सदस्य नोटिस देंगे लोकसभा में, तो या तो वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और लोकसभा अध्यक्ष अब्सेंट है तो फिर वो राष्ट्रपति को देंगे नोटिस। 1/10 सदस्य, तो 1/10 सदस्य कितने हो जाएंगे? तो 543 का 1/10 यानी करीबन करीबन 54 सदस्य नोटिस दे दें वो लोकसभा अध्यक्ष को या प्रेसिडेंट को। तो उसके बाद में 14 दिन बाद इस पर विचार किया जाएगा। यानी कि जो नोटिस राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को दिया है उसका 14 दिन के बाद क्या होगा, उस पर 14 दिन के बाद उस पर विचार किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स हैं कि इमरजेंसी कैसे हटती है। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल डायरेक्ट वापस ले लें। दूसरा ये है कि लोकसभा बहुमत के द्वारा पारित कर दे नेशनल इमरजेंसी को वापस लेने के मामले में। तीसरा ये है कि 1/10 सदस्य लिखित नोटिस दे दें लोकसभा अध्यक्ष को या फिर प्रेसिडेंट को, और उसके 14 दिन के बाद उस नोटिस पर विचार किया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स कहते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के हटाने के तरीके। पहला पहला है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल प्रत्यक्ष वापस ले लें। तो प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिमंडल उसको डायरेक्ट वापस ले लें। दूसरा दूसरा ये है कि लोकसभा प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दे।
बहुमत से पारित कर दे। भाई जो प्रस्ताव आया है उसको बहुमत के साथ पारित कर दें कि हम इसको वापस ले रहे हैं। और तीसरा क्या पॉइंट्स है? तीसरा पॉइंट्स ये है कि 1/10 सदस्य 1/10 सदस्य लिखित नोटिस देकर वापस ले सकते हैं। अब लिखित नोटिस किसको देगा या किसको देंगे? तो लिखित नोटिस ये देंगे या तो लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को। अगर ये अब्सेंट है, लोकसभा अध्यक्ष अब्सेंट है, तो फिर वो राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति को देंगे। और देने के बाद जब नोटिस मिल जाएगा तो 14 दिन के बाद 14 दिन के बाद विचार किया जाएगा। विचार किया जाएगा। तो ये इमरजेंसी को हटाने के तरीके हैं कि भाई ऐसे इमरजेंसी हटती है। अब एक बात ये काम कर लेते हैं कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव कि भाई जब इमरजेंसी लगी हुई है तो देश में जो कुछ ना कुछ उथल पुथल होती है उसके क्या कारण हैं। तो अगला पॉइंट ये है इमरजेंसी के प्रभाव। इमरजेंसी के प्रभाव कि भाई ये क्या प्रभाव पड़ता है इसका राज्यों पर और सेंटर पर जब ये लगती है। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता होगा, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं होता होगा। तो क्या परिवर्तन होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी देश में लगी हुई हो। नेशनल इमरजेंसी के प्रभाव। तो प्रभाव ये हैं कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी ना लगी हुई हो तो ऐसी सामान्य परिस्थिति में पहला पॉइंट तो ये है कि सेंटर का स्टेट पर साधारण दबदबा रहता है। कि भाई जब नेशनल इमरजेंसी जैसे अब फिलहाल में नहीं लग रही है तो सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ ही मामलों पर जो है सेंटर अपने नोटिस या ऑर्डर उसको दे सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उसके बाद में राज्य सूची के विषयों पर सेंटर कानून बनाती है। सेंटर कानून बनाती है। क्योंकि पहला पॉइंट तो ये कि जब सेंटर का स्टेट पर साधारण दबदबा यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो उस केस में सेंटर का स्टेट पर हल्का दबदबा होता है। किसी ना किसी एक आध दो मामले में वो अपनी उस पर निर्देश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है
तो राज्य सूची के विषयों पर सेंटर कानून बनाने का हकदार हो जाता है, यानी कि फिर उस पर स्टेट के लिए लॉ मेकिंग का कार्य सेंटर करेगी। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये है, जब इमरजेंसी लगी हुई है, जब इमरजेंसी लगी हुई है, तो राज्य सूची के विषयों पर लॉ मेकिंग का कार्य केंद्र सरकार करती है। तो इमरजेंसी लगी हुई है, तो राज्य सूची के विषयों पर लॉ मेकिंग का कार्य केंद्र सरकार कर सकती है। दूसरा क्या ग्रांड हो सकता है? और तो दूसरा प्रभाव ये है कि इमरजेंसी के समय में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते। परंतु लोकसभा का कार्यकाल कितना भी बढ़ा सकते हैं, मतलब एक बार में 1 साल ही चलेगी, लेकिन उसको ऐसे करके कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो कार्यकाल कितना भी बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट और क्या हो सकता है कि भाई लोकसभा का कार्यकाल, ये प्रभाव पड़ेगा कि लोकसभा के कार्यकाल को जो है 1 वर्ष से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं और कितना भी बढ़ा सकते हैं। और तीसरा ग्राउंड क्या होगा? तीसरा ये होगा कि इमरजेंसी के समय में इमरजेंसी के समय में राज्य और केंद्र के बीच विधायी शक्ति विधायी शक्ति नामात्र रह जाती है। नामात्र रह जाती है। और चौथा पॉइंट्स क्या है? चौथा पॉइंट्स ये है, चौथा कि इमरजेंसी के समय में राज्य और केंद्र के केंद्र के
वित्तीय संबंधों में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि जो केंद्र के और राज्य के बीच में पैसे का लेन देन है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये जब इमरजेंसी लगती है तो राज्य और सेंटर के बीच में ये दिक्कत आ जाती है कि भाई इन चीज में फर्क आ जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं तुम्हारे इमरजेंसी के प्रभाव, कि भाई इमरजेंसी से क्या दिक्कत आती है सेंटर स्टेट रिलेशंस में। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट्स से कि भाई जो ये 356 है राष्ट्रपति शासन, 356 356 राष्ट्रपति शासन। अब इस पर करेंगे बात राष्ट्रपति शासन पर कि क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले तो ग्राउंड देख लेते हैं कि ग्राउंड क्या है, कैसे लगाई जाती है राष्ट्रपति शासन, कैसे लगाया जाता है। तो लगाने का ग्राउंड ये है कि प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। सिफारिश सिफारिश राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति से। और जब राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सिफारिश कर दी कि भाई राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगेगा या किसी में भी वो लगाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति जो सिफारिश हो जाएगी तो राष्ट्रपति अनाउंस करेगा, अनाउंस करेगा कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन एक बार में, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लगेगा और एक बार में, और एक बार में 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए एक बार में 2 महीने के लिए, और अधिकतम
3 वर्ष तक लगा सकते हैं। अधिकतम किसी राज्य में 3 वर्ष के लिए लगा सकते हैं और एक बार में 2 महीने के लिए लगेगा, और अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगता है। और क्या ग्राउंड है? और ये है अधिकतम 3 वर्ष के लिए और 6 माह करके 6 माह करके कि 6 माह करके 3 वर्ष तक अधिकतम बढ़ा सकते हैं, और एक बार में 2 माह के लिए। और एक पॉइंट तो ये हो गया भाई, राष्ट्रपति शासन लगेगा। दूसरा पॉइंट ये अधिकतम 3 वर्ष तक और 6 माह करके बढ़ा सकते हैं 3 साल तक। इससे अगला पॉइंट ये है कि साधारण बहुमत से पास होकर साधारण बहुमत से पास होकर तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा और चौथा, कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस स्टेट में लगाया था गया, सबसे पहले किस स्टेट में लगाया गया, सबसे ज्यादा बार किस स्टेट में लगाया गया, और अधिकतम अवधि तक किस स्टेट में लगाया गया। तो 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले कौन से राज्य में लगा, सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा, और सबसे अधिक समय तक किस राज्य में लगा, प्लस अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो पहले सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल, सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा। पंजाब में लगा 1951 में। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल पंजाब में लगा 1951 में। और उस समय पर सीएम कौन था पंजाब का, तो वो था गोपी नाथ भार्गव। गोपीनाथ भार्गव। तो सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगा, और गोपीनाथ भार्गव कौन थे उस समय पर, सीएम थे। और क्या था कि भाई सबसे पहले तो हो गया भाई, सबसे पहले पंजाब में लगा था। इसके बाद में सबसे अधिक बार, 5वां पॉइंट, सबसे अधिक बार प्रेसिडेंट रूल किस राज्य में लगा, तो ये यूपी में लगा है 10 बार। तो सबसे अधिक बार प्रेसिडेंट रूल किस स्टेट में लगा, तो अभी तक ये 10 बार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बार लगा है। 6वां पॉइंट,
10 बार उत्तर प्रदेश में। दस बार उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक अवधि तक यानी कि सबसे ज्यादा कहां चला ये? सबसे अधिकतम अवधि तक, तो ये 5 वर्ष तक पंजाब में चला। कि सबसे अधिकतम अवधि तक ये कहां चला? पंजाब में ये चला था। तो 5 वर्ष तक पंजाब में। 7वां पॉइंट, अब तक 134 बार प्रेसिडेंट रूल लगा है। तो अब तक 134 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। अब इससे आगे बात करते हैं। प्रेसिडेंट रूल जब लगता है, राष्ट्रपति शासन जब चलता है, तो उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव, कि राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव पड़ते हैं राज्य पर। तो क्या पॉइंट्स हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन से क्या प्रभाव पड़ते हैं स्टेट में? तो सबसे पहले तो ये होता है कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी स्टेट में, तो विधानसभा भंग हो जाती है। विधानसभा भंग हो जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये होगा, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो विधानसभा भंग हो जाती है। दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा ये है कि फिर उस राज्य के बजट को केंद्र सरकार पारित करती है या पास करती है। तो बजट केंद्र सरकार पारित करेगी। पहला तो भाई बजट, सॉरी, विधानसभा भंग हो जाती है। सीएम के नेतृत्व में जो विधानसभा चलती है वो भंग हो जाती है, फिर सीएम का वहां पर रोल नहीं रहता। दूसरा, उस राज्य के लिए बजट केंद्र सरकार पास करती है कि भाई बजट पास करेगी। और ये तीसरा, शासन राज्य का जो शासन होगा उस राज्य का, या तो वो राज्यपाल के द्वारा चलाया जाएगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई व्यक्ति
या तो राज्यपाल उस राज्य के शासन को चलाएगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति राज्य के शासन को चलाएगा। तो तीसरा क्या है, यानी कि राज्यपाल या प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति, नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति शासन को चलाएगा। तो भाई विधानसभा, सीएम के नेतृत्व वाली विधानसभा भंग हो जाएगी, पहला पॉइंट। बजट केंद्र सरकार पारित करेगी राज्य का। तीसरा पॉइंट, शासन को राज्यपाल चलाएगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति के द्वारा चलाई जाएगी। तो ये 3 पॉइंट्स कहते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है तो वे क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री की या विधानसभा भंग होना या फिर विधानसभा भंग होना। एक तो भैया विधानसभा भंग हो जाएगी सीएम के नेतृत्व वाली जो सरकार है। दूसरा पॉइंट, उस राज्य के बजट केंद्र सरकार पारित करेगी। तो उसके बजट केंद्र सरकार पारित करेगी। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, सरकार राज्यपाल या प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति चलाएगा। तो ये तुम्हारा प्रेसिडेंट रूल था। एक और लास्ट रह गया है, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन के क्या प्रभाव पड़ते हैं राज्य पर, कि मुख्यमंत्री की या फिर विधानसभा का भंग होना, उस राज्य के बजट केंद्र सरकार पारित करेगी और सरकार राज्यपाल या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति चलाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा
प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। और रह गया तुम्हारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कि ये कब लगता है और इसको लगाने का ग्राउंड क्या है। तो वित्तीय आपातकाल जब देश में पैसे की कमी आ जाए, जब देश की वित्तीय साख में कमी आ जाए, देश में पैसे की कमी आ जाए, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 पहला पॉइंट। देश में अभी तक एक बार भी फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है। नहीं लगी है, यानी कि देश में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है, नहीं देश में पैसे की कमी आई है। दूसरा पॉइंट इसके ऊपर, फाइनेंस इमरजेंसी का स्वरूप या इसकी प्रकृति दो इमरजेंसी की है। दो इमरजेंसी की है। देश में एक भी बार फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है, और फाइनेंस इमरजेंसी की का स्वरूप या इसकी प्रकृति दो इमरजेंसी को मिला करके ये बनती है। तीसरा पॉइंट, ये है कि लगती कैसे है। तो प्राइम मिनिस्टर प्लस कैबिनेट राष्ट्रपति से अनुशंसा या सिफारिश करते हैं। अनुशंसा या सिफारिश करते हैं। तो पीएम या कैबिनेट, पीएम प्लस कैबिनेट राष्ट्रपति से अनुशंसा या सिफारिश करते हैं कि भाई इमरजेंसी हम लगा रहे हैं, फाइनेंस इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति एक बार में 2 माह के लिए लगाते हैं। एक बार में राष्ट्रपति 2 माह के लिए लगाते हैं, पहला पॉइंट। प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास
होना चाहिए। तो प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अधिकतम अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हैं। अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हैं। अधिकतम अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हैं। तो एक बार में 2 माह के लिए लगा सकते हैं, प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास होगा, और अधिकतम अनिश्चित काल के लिए इसको लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट, 6 माह करके बढ़ा सकते हैं। तो ये आपकी इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंस इमरजेंसी। तीनों इमरजेंसी अच्छे से पढ़ा दिए। अब कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, कैसा भी आप एग्जाम दे लेना। तो ये इमरजेंसी का स्वरूप जो था, या इमरजेंसी तीनों थी, वो कैसे कैसे पास होती हैं, कैसे हटती हैं, कैसे लगती हैं, क्या उनके प्रभाव पड़ते हैं, और क्या कौन सी कब लगाई गई है, सबसे अधिक बार, सबसे कम बार, सबसे ज्यादा बार। तो पूरा ये कंप्लीट है। और इसके बाद में कब क्लास, कल कराएंगे। धन्यवाद।